what we are asking for are steps that Pakistan needs to take to be able to function as a country and not to get into a dangerous place where its debt needs to be restructured. I want to stress that we are emphasizing two things. Number one, tax revenues. Those who can, those that are making good money, public sector, private sector, they need to contribute to the economy. And secondly, to have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. And there the fund is very clear. We want the poor people of Pakistan to be protected. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। हमारी जो बातचीत चल रही थी पिछले व्लॉग में वो IMF और पाकिस्तान के ताल्लुकात के ऊपर थी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकॉनमी पे थी। जो आखिरी पॉइंट था वो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि मार्च 2022 में IMF की ये रिपोर्ट मंजर आम पे आई कि IMF ने जो $6 बिलियन का लोन था उसे सस्पेंड कर दिया है, और ये काफ़ी तशवीशनाक था पाकिस्तान के हवाले से। और कहा यह जाता है कि उस वक्त की हुकूमत ने जब तेल की कमी का फ़ैसला किया तो इसने IMF के एतमाद में को ठेस पहुँचाई। और मज़ीद ये कि जब इन्फ्लेशन पाकिस्तान के अंदर बढ़ने लगा, इकॉनमी अच्छा परफॉर्म नहीं करने लगी, उसकी हालत बड़ी मखदूश थी, सियासी गैर इस्तेहकाम जो था इसने उस एतमाद साजी को मज़ीद ठेस पहुँचाया। पर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जो आज के व्लॉग में मैं जिसका अहाता करने की कोशिश करूँगा, क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ हम IMF के पास जाएं और IMF के जाए बगैर कोई प्लान भी नहीं बन सकता? उसमें हमारे हुकूमत के अरकान का क्या कहना है या ज़िम्मेदारान का क्या कहना है? उसके अलावा अमेरिका से हमारी एक दोस्ती है, 75 साला हमारा एक रिश्ता रहा है, तो अमेरिका जिसका इन्फ्लुएंस है इन इदारों के अंदर, वो हमारी किस तरह से मदद कर सकता है? क्या चाइना जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भी कोई मदद कर सकता है इस हवाले से? और क्या पाकिस्तान खुदा न करे अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो उस सूरत में सिचुएशन क्या होगी? और इस सारी चीज़ों से निकलने का लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं? तो ये चार बुनियादी सवाल हैं जिनके आज के व्लॉग के अंदर मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहला ये कि क्या IMF के पास जाना ही ज़रूरी है? हमारी कौमी असम्बली की जो है स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस के अंदर, वहाँ पे पॉलिसी बयान देते हुए जो डॉक्टर आयशा पाशा हैं जो कि स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, उन्होंने ज़ोर दिया कि IMF ही तकरीबन एक ऑप्शन है। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्लान बी नहीं हो सकता, तो उनका कहना ये था कि प्लान बी एज सच कोई इस वक्त नहीं है। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी रब्ता किया, जो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई, लेकिन IMF के मौक़िफ़ में हमें कोई तब्दीली वाक़या होते हुए नज़र नहीं आई। और यही वो तशवीशनाक बात है जो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम के अंदर इस वक्त महसूस की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के लिए ये क्यों क्रूशल है कि वो IMF की ही तरफ जाए और लोन को रिवाइव करे या नया पैकेज ले। इसका अगर हकीकत यह है कि दिसंबर 2023 तक तकरीबन पाकिस्तान को कर्ज़ों की मद में 9 से 11 बिलियन डॉलर पे करने हैं, और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की जो रिज़र्व्स है वो काफ़ी कमज़ोर है। लिहाजा अगर ये 9 से 11 बिलियन डॉलर आप पे करते हैं 2023 के अंदर दिसंबर तक, तो बाकी आपके पास जो रकम रह जाती है वो 4.9 बिलियन डॉलर्स की है। और 4.9 बिलियन डॉलर्स का मतलब ये हुआ कि जो आपकी इकॉनमी इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है और आपकी इकॉनमी अनप्रिडिक्टेबल है, ये दो सीरियस प्रॉब्लम है पाकिस्तान की इकॉनमी के, तो उस सूरत के अंदर इंपोर्ट्स के लिए सिर्फ 1 महीने का पैसा आपके पास मौजूद है, तो लिहाजा 1 महीने से ज़्यादा आप इसे कवर नहीं कर सकते। यही वो वजह है कि ब्लूमबर्ग्स हों या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हों जैसे वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान वर्स्ट डिफ़ॉल्ट के किनारे के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे माहिरीन हैं जो कि इस बात पे यकीन नहीं रखते और उनके पास अपने आदाद शुमार हैं और उसमें गवर्नमेंट का अपना क्लेम भी है। क्या अमेरिका पाकिस्तान की इस हवाले से मदद कर सकता है? क्योंकि 75 साला हमारा रिश्ता है और फिर हमने सिक्योरिटी अलाइंसेस में अमेरिका का साथ दिया, और सिर्फ ये कि सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान नहीं, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर भी हमने जाके अमेरिका की मदद की। जैसे मिसाल के तौर पे सोमालिया में हम पाकिस्तानी फोर्सेस ने जाके अमेरिकन फोर्सेस को हेल्प आउट किया, उस क्राइसिस से वहाँ से निकाला और उसके ऊपर
ब्लैक हॉक मूवी भी बनी हुई है, जनरल ज़िन्नी ने अपनी किताब बैटल रेडी में भी इसका जिक्र किया और पाकिस्तान की मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म की काफ़ी तारीफ़ की है। अगर अमेरिका को देखें तो एक अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और यही वो आर्गूमेंट है जिसके ऊपर हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान का जो रिश्ता है अमेरिका के साथ उसका बेहतर होना इंतहाई ज़रूरी है, वो पाकिस्तान के मफाद के अंदर भी है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से वक्तन व फ़क्तन पाकिस्तान जो है अमेरिका को रिक्वेस्ट करके ऐसे इन इदारों के ऊपर अमेरिकन लिवरेज को इस्तेमाल करता रहा है, जिसकी मैंने मिसाल पिछले व्लॉग के अंदर दी, जिसमें उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब ने राब्ता किया अमेरिका के साथ, और बल्कि शौकत तरीन को भेजा जो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो अमेरिका में गए, स्टेट सेक्रेटरी से जाके मिले डोनाल्ड लू के साथ, और उन्होंने हेल्प आउट किया 2020-22 के अंदर किस्त को जारी 2020 के अंदर किस्त को जारी करने में। तो मैं समझता हूँ 2020-21 की जो आपको इंस्टॉलमेंट मिली थी वो अमेरिका की मुदाखलत की वजह से मिली थी, लेकिन जो PDM की मौजूदा हुकूमत है उसको इस तरह की कोई अब तक मदद इस वक्त तक हमें मिलते हुए नज़र नहीं आ रही, और ये वो तशवीश पाई जाती है बहुत सारे सर्कल्स के अंदर। अब सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि चाइना इस हवाले से आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। हमें ये मालूम होना चाहिए जो आउटस्टैंडिंग जो डेट है हमारा पेरिस क्लब की कंट्रीज़ के साथ वो तकरीबन $10 बिलियन का है, लेकिन चाइना के साथ, अकेले चाइना के साथ हमारा $23 बिलियन का कर्जा है। यही वजह है कि 2021-22 में जो हमारी डेट सर्विसिंग हुई है 80% वो चाइना के हवाले से हुई है। तो लिहाजा चाइना इस डेट सर्विसिंग में अगर ईज़ पैदा कर दे 2023 में तो इस तरह हमारी मदद कर सकता है, और हमारे स्टेट बैंक को लोन देकर जो लिक्विडिटी है उसमें स्टेबिलिटी पैदा कर सकता है। तो चाइना इस हवाले से अहम किरदार अदा कर सकता है, और वो ख़ुद चाइना के मफाद में भी, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो ये चाइना के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और उसकी बुनियादी वजह यह कि चाइना ने तकरीबन $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है CPEC की मद में पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के अंदर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयरपोर्ट्स वगैरह हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हमें नज़र आ रही है। और अभी रिसेंटली आपने सुना था तकरीबन $58 बिलियन की चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं रेल रोड लिंक कायम करने के लिए, काशगर से लेकर ग्वादर तक। और उसके अलावा एनर्जी सेक्टर के अंदर तकरीबन $21 बिलियन की मज़ीद इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो चाइनीज़ इंटरेस्ट जो हैं और चाइनीज़ जो ख्वाब है कनेक्टिविटी का और एनर्जी कॉरिडोर का, वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं रहती। अब सवाल यहाँ पे एक और पैदा होता है कि खुदा न करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता भी है तो उस सूरत में क्या सिचुएशन होगी। हमें मालूम है कि माशी क्राइसिस जो है, माशी बदहाली जो है, वो समाजी बदहाली को जन्म देता है। और दुनिया की तारीख़ में अगर आप देखें, जहाँ पे दूसरी जंग अज़ीम या पहली जंग अज़ीम की वजह से उस वक्त के जो पावर थे उनकी इकॉनमी जब ड्रेन आउट हुई तो जो सोशल कोहेसिवनेस था, समाजी हम आहंगी थी, वो काफ़ी शदीद मुतासर हुई। और यही वजह है कि डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो माशी अगर बदहाली होती है वो समाजी बदहाली को जन्म देती है। पहला तो उसका इम्पैक्ट ये हो सकता है। दूसरा, ग़िज़ाई किल्लत का हमें सामना करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं, फॉर इंस्टेंस कुकिंग ऑयल वगैरह बाहर से मंगवाते हैं, तो उनकी किल्लत का सामना करना होगा, अद्वियात की किल्लत का सामना करना होगा, तेल की किल्लत का सामना करना होगा, और इनकी कीमतें आसमान को छूना शुरू हो जाएंगी, कैश की कमी होगी, और इस तरह से हमें दरामदाद में मुश्किल पेश आएगी। तो ये वो नताइज हो सकते हैं अगर खुदा न करे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता है। लेकिन JP मॉर्गन बैंक जो है उसने ये पेशन गोई की है कि पाकिस्तान के पास सफिशेंट लिक्विडिटी है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। अलबत्ता 2023-2024 का जो बजट है उसका जो सेकंड हाफ है उसमें पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आ सकती हैं। और यही वो बयान है मेरे ख्याल में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उनका भी कहना यह है कि हमारे पास सफिशेंट लिक्विडिटी है, हम कर्ज़ों को पे कर सकते हैं, आगे जाके कुछ मुश्किलात होंगी उसके लिए कुछ रेवोल्यूशनरी किस्म के मेयर्स जो हैं वो उठाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स का इकॉनमी के क्या कर सकता है, तो यहाँ पे डॉक्टर पाशा जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि तकरीबन $4.5 बिलियन के प्लेजेस उन्होंने सिक्योर कर ली हैं सऊदी अरब से, UAE से, वर्ल्ड बैंक से और जेनेवा से। रिमेनिंग $1.5 बिलियन की मज़ीद ज़रूरत है और वो IMF के साथ डील किए बग़ैर अब मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। उसमें जो स्टाफ लेबर की जो एग्रीमेंट है उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है और लिहाजा उनका ये भी क्लेम था कि वो जो बजट है हमारा
वो उन्होंने IMF के साथ शेयर कर दिया है। उसके अंदर जो रिफॉर्म्स लाने या इस्लाहात लानी है, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करेंगे, उन्होंने कर दिया। उसके ऊपर उनका इंतज़ार किया जा रहा है कि उनके कमेंट्स क्या आ रहे हैं। तो बहरहाल जो भी सूरत हाल है वो आपके सामने है, और इसमें आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें रेवोल्यूशनरी मेजर्स लेने होंगे। अपने अखराजात को, जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, उसमें कट लगानी होगी, स्पेशली जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर अच्छे खासे अखराजात हैं। और उसके अलावा हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान का स्ट्रक्चर इस तरह है जिसके अंदर जो सियासत है उसके बुरे असरात आप फील करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, और हमारी सियासत में ऑर्डर मौजूद नहीं है। हमारी सियासत के अंदर पावर पॉलिटिक्स चल रही है, लिहाजा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फिर हमारी इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी की तरफ लीड करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो आप इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।